students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi. Chapter 4 Chemical Kinetics. आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में. प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट की फ्रॉम Arrhenius equation graphically as well as by measuring rate constant at two different temperatures, right? उसके numericals भी किए आप लोगों ने. Now let us understand what is the concept of activation energy. Okay. ये मेरे पास दो तरह की रिएक्शंस रहती हैं. मैं दोनों के बारे में बात करूंगी आपसे. एक रिएक्शंस होती हैं एक्सोथर्मिक और एक होती हैं एंडोथर्मिक, राइट? बेसिकली आप छोटे उसमें क्लासेस में पढ़कर आए हो, प्रीवियस क्लास के अंदर भी. एक्सोथर्मिक मींस एक्सो मतलब बाहर, जो हीट बाहर लिबरेट करती हैं. द रिएक्शंस इन विच हीट इज लिबरेटेड मतलब डेल्टा एच होता है नेगेटिव. एंडो मींस इनसाइड in which heat is absorbed. ठीक है, चलो हल्की सी रेपिटेशन है. इसके अंदर होती है हीट लिबरेटेड और यहां पे हीट एब्सॉर्ब्ड. अब मुझे इन दोनों रिएक्शंस के साथ आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करनी है. ओके, अब देखें हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर क्या रहेगा. दिस इज, इस साइड रहती है एनर्जी. दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ER. ये P क्रॉस करी और ये बन गया प्रोडक्ट. यहां पे है रिएक्टेंट, इधर है रिएक्टेंट, यहां बन गया प्रोडक्ट. दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, और ये जो हाईएस्ट पीक है इस एनर्जी को बोलते हैं ETH. मतलब ETH इज थ्रेशोल्ड एनर्जी, मतलब द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट द रिएक्टेंट्स मस्ट पोजेस इन ऑर्डर टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर. क्योंकि इस एनर्जी बैरियर की टोटल एनर्जी कितनी है, E थ्रेशोल्ड. तो इतनी एनर्जी जब रिएक्टेंट के पास आएगी तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं. ठीक है, दूसरी साइड भी हमने यहां पे एनर्जी ले ली. और अब एंडोथर्मिक का मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी कम है और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है. ये रही एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और ये रही एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और ये रहा एनर्जी थ्रेशोल्ड. ओके, ये सिंपल ग्राफ है जो हम बनाते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए. आपको +1 का कंसेप्ट याद आ रहा होगा. ओके, नाउ व्हाट एल्स. एक्टिवेशन एनर्जी इसमें कहां पे इन्वेट करेगी. ये रही रिएक्टेंट की एनर्जी. अगर मैं इसको 0 लेके चलूं, इस साइड को देयर इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर को रिएक्शन का प्रोग्रेस है. अगर मैं यहां लूं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तो 70 है थ्रेशोल्ड एनर्जी. रिएक्टेंट की एनर्जी है 40 और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है. अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करूं तो इट इज नियरली 15, राइट? मैं चलो यहां की जो एग्जांपल आ रही है, मेरे पास E थ्रेशोल्ड है 70, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज 40 एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इट इज 50. अब रिएक्टेंट को 70 क्रॉस करने के लिए कितनी एनर्जी कम पड़ रही है, 30. यहां तक 40 है, यहां तक 70 है. देख लीजिए, यहां से यहां तक 70 और ये उसमें से 40 माइनस कर दिए, तो ये जो इतनी जगह बची, देख लो 10, 20, 30 है ना, 50, 60, 70. अब ये जो इतना अमाउंट बचा, ये एनर्जी अगर हमें मिल जाती तो ये रिएक्टेंट यहां से क्रॉस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते. तो व्हाट इज दिस एनर्जी. दिस इज एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी और excess amount of energy which is supplied from outside. We have to supply activation energy.
हमें सप्लाई करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, टेम्परेचर बढ़ा देंगे हम, एंड दैट विल एक्ट एज एक्टिवेशन एनर्जी. तो दिस इज एडिशनल और एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी which must be supplied to the reactants in order to cross the energy barrier to bring about the chemical reaction. Clear? अब इसमें देखें एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इट इज ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, राइट? रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, एंड डेल्टा एच इट इज ऑलवेज ईपी माइनस ई आर, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट. तो देखो प्रोडक्ट कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, तो डेल्टा एच क्या आया? नेगेटिव. एक्सोथर्मिक. इधर देखें आप, अब देखो, ठीक है, अगेन मैं इसको ले लू 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, लेट इट बी 80. अब देखो यहां पे थ्रेशोल्ड क्या है? 80. ये मैं सिर्फ आपको बेटा एग्जांपल दे रही हूं समझाने के लिए. और इस साइड हो रही है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है. ई थ्रेशोल्ड 80 और रिएक्टेंट की एनर्जी देखो 20 से थोड़ी सी कम है, तो लेट इट बी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इट इज 18, राइट? तो ई एक्टिवेशन कितनी आएगी? ई थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, 80 माइनस 18, तो कितना आ गया? 2 और 6, ठीक है. तो एक्टिवेशन एनर्जी कितनी आई? 62. यहां एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कितनी आई थी? ये था ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट, 70 माइनस 40 इट वॉज 30. उधर आई 62, ठीक है. ऑल्सो नाउ सी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट it is greater than energy of reactant. Energy of reactant is 18, right? अगर आप यहां से देखें, और प्रोडक्ट it is nearly 35, ज्यादा है ना, तो डेल्टा एच इट विल बी ईपी माइनस ई आर. तो ये क्या आया? पॉजिटिव. और आपको पता है एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव. देखो ये फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए मार्किंग दी है इधर कि आप देख पाए. ओके, अब देखो हर तरफ ये रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी, लेकिन इसको यहां तक जाना है, ई थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना है ना? कल वाला एग्जांपल याद है आपको? 160 रुपीज चाहिए एक पर्टिकुलर सिटी में जाके वापस आने के लिए. यू हैव टू पे फेयर फॉर बस. ओके, पापा ने तो 100 रुपीज दे दिए, बट यू रिक्वायर 160 रुपीज. फिर या तो आप अपने किसी फ्रेंड से लेंगे, या आप अपनी मम्मा को बोलोगे, या दीदी को बोलोगे, या भैया को बोलोगे. तो भैया को बोला कि भैया जी मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं. ओके, तो उन्होंने ये अमाउंट दे दिया आपको. अगर आपके पास पहले से ज्यादा पैसे थे, 100 रुपीज थे, तो आपको सिर्फ 60 की जरूरत पड़ी. लेकिन आपके पास सिर्फ 60 थे, यहां पे कम थे, तो ज्यादा पैसे लेने पड़ेंगे, एक्टिवेशन ज्यादा लेनी पड़ेगी, है ना? एक्टिवेशन मतलब एहसान ज्यादा लेना पड़ेगा, राइट? जब रिएक्टेंट की एनर्जी कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी क्वाइट ऑब्वियस ये ज्यादा लगेगी, ठीक है. और जब रिएक्टेंट की एनर्जी पहले से ही ज्यादा है तो एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही कम लगेगी और आसानी से वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो अगर मैं सिंपल एक्टिवेशन के बारे में बात करूं तो इट इज द एडिशनल और एक्सेस और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, extra amount of energy supplied from outside, to the reactants in order to cross the energy barrier by acquiring energy equal to or greater than
or greater than E threshold and bring about chemical reaction. Chemical reaction. Let me check. आप इसको देख पा रहे हो, पढ़ सक रहे हो इसको? ओके, तो it is the additional or excessive or excessive or extra amount of energy supplied from outside, किसको? To the reactants in order to cross the energy barrier. This is the energy barrier. By acquiring, अब देखो ये एनर्जी किसके बराबर होगी? थ्रेशोल्ड के बराबर, है ना? अगर 160 से ज्यादा भी पैसे मिल जाएंगे तो उसका नुकसान कोई नहीं है, ठीक है ना? एक्स्ट्रा भी होंगे तब भी आप उसको क्रॉस कर जाओगे। तो इसको आप क्रॉस करके एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई की, तब ये एनर्जी किसके बराबर होगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर, और एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके एक्चुअली रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो इसका मतलब ई थ्रेशोल्ड, ई एक्टिवेशन किसके बराबर होती है? इट इज इक्वल टू ई थ्रेशोल्ड माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर? ई एक्टिवेशन किसके बराबर आ रही है? ग्राफ दिख रहा है, ई थ्रेशोल्ड माइनस ई रिएक्टेंट्स। क्लियर? ओके, अब देखिए एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इसके ग्राफ आपने अच्छे से समझ लिए, ठीक है? अब इन्हीं ग्राफ्स में से देखना, मैं कुछ एक जनरलाइजेशंस यहां पे लिखूंगी और आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? देखिए, ये रहा एक्सोथर्मिक रिएक्शन और ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? एक्सोथर्मिक के अंदर डेल्टा H इज नेगेटिव और एंडोथर्मिक के अंदर है डेल्टा H इज इक्वल टू पॉजिटिव, राइट? अब यहां देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर exothermic reaction activation energy is low. Clear? एक्सोथर्मिक के लिए एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, एंड फॉर एंडोथर्मिक एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई। क्लियर? ओके, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी कम है, 100 रुपीज पहले से थे, 60 रुपीज और देने थे उसको, और वो आसानी से बैरियर क्रॉस कर जाएगा। जब एक्टिवेशन एनर्जी कम है ना, इसका मतलब रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी ज्यादा है, मींस मोर मॉलिक्यूल्स हैव हाई एनर्जी। अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ रही है, इट मींस बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है दैट इज हाई। ई एक्टिवेशन इज लो, मींस नंबर ऑफ effective collisions is high, therefore higher will be the rate of reaction. जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, higher will be rate of reaction means रिएक्शन क्या होगी? फास्ट, जल्दी हो जाएगी, ठीक है ना? रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। दूसरी साइड, अगर हमें एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ रही है तो रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ही कम है। एनर्जी कम होने का मतलब, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई, दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज वेरी लो। रिएक्टेंट की एनर्जी बहुत ही लो है, देयरफॉर number of effective collisions will be less and lesser will be rate of reaction. ठीक है, इसको एक सिंपल एग्जांपल से बात करते हैं। एक तरफ हमारे पास सूखी हुई घास है या हमारे पास पराली है, राइट? और दूसरी साइड हमारे पास लकड़ी का बहुत बड़ा पीस है। अब आप मेरे को बताइए, जो हमारे पास ड्राइड ग्रास है या पराली है, उसको जलाने के लिए आप माचिस की तीली से भी काम चला लोगे। बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, माचिस की तीली से भी चल जाएगा। लेकिन
अगर आपको जरा मोटी लकड़ियों को जलाना है, जब आप चूल्हे में आग जलाते हैं तो क्या आप मोटी लकड़ियों को माचिस की तीली से बर्न कर सकते हैं? क्या आप चूल्हे के अंदर फायर लिट कर सकते हैं सिंपली विथ मैचस्टिक? नो, आप उसमें मिट्टी का तेल डालते हो पहले, और वो जो मैचस्टिक आप लिट करते हो वो उस तेल को पकड़ती है, क्योंकि उसके वेपर्स उड़ते हैं ना, बर्न करते हैं, वो उस तेल को पकड़ती है। पहले वो कच्ची सी आग होती है ना, कच्ची सी आग होती है, लकड़ियां आग नहीं पकड़ती हैं पहले। फिर धीरे धीरे जब लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर उतना आ जाएगा, इट विल कैच फायर। तो लकड़ियों को, मोटी लकड़ियों को जलाने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, तो वो रिएक्शन क्या है? स्लो। और जिसको आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है वो रिएक्शन क्या है? फास्ट। आपने नोटिस किया होगा अभी हमारे फॉरेस्ट के अंदर नियर बाय आप देखते हो कैसे फायर लगी होती है ना। और अगर हम किसी मोटी लकड़ी को आग जलाएं तो क्या इतनी फायर होती है? क्या नहीं होती है। ये क्यों ज्यादा रहती है? क्योंकि ग्रास की एक्टिवेशन एनर्जी, उसको जलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ रही है। एक ऑलरेडी वो ड्राइड है, दूसरा स्मॉल स्मॉल पीसीज है, नीडल्स है वो, है ना, पाइन ट्रीज की नीडल्स है वो, बहुत अच्छी ग्रास है वो, और एकदम से वो आग पकड़ लेगी, इट विल कैच फायर। तो आप समझ गए होंगे, जिस केस में एक्टिवेशन एनर्जी आपको कम देनी पड़े वो रिएक्शंस जो है वो जनरली फास्ट होती है। एंड लेसर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन क्या होंगी? वो स्लो। द रिएक्शन विल बी स्लो। एक बार फिर से समझिए, जिस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम है मींस रिएक्टेंट की ऑलरेडी एनर्जी हाई है, तो हमें बाहर से कम एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही है। इसका मतलब उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो कोलाइड करने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, उसके इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा है। लेकिन जिसके रिएक्टेंट्स की एनर्जी कम है, देखो इसको क्रॉस करना है, बहुत बड़ा गैप है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी बाहर से सप्लाई करनी पड़ रही है। तो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर स्लो। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, उस तरह की जो रिएक्शंस हैं दे आर स्लो। इसका मतलब ये आपको समझ आ गया होगा, इसका मतलब ये हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए हमारे पास जो ई एक्टिवेशन है इज लो, एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? लो, एंड रिएक्शंस आर फास्ट। और इधर फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी इज हाई एंड रिएक्शंस आर स्लो। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी वो रिएक्शंस क्या होंगी? स्लो होंगी, और जिनको कम एक्टिवेशन की जरूरत है वो रिएक्शंस क्या होंगी? फास्ट, एज इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, अब हम इसके बाद आगे बात करेंगे। तो जहां पे आपको, अब इसको और मैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की बात मैं बिल्कुल खत्म कर देती हूं। अब आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वो सिंपल सी बात, हाई एक्टिवेशन एनर्जी, जिन रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, स्लो रिएक्शंस, लो एक्टिवेशन एनर्जी, फास्ट रिएक्शंस। राइट, अब आप लोग समझ रहे हैं इसके बारे में कि एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्या है। ये एनर्जी एक्स्ट्रा लगानी ही पड़ेगी, आइदर इन द फॉर्म ऑफ आप उसका टेम्परेचर बढ़ा दें या बाहर से हीट सप्लाई कर दें, वट एवर मैथड यू कैन अडॉप्ट, बट दिस एनर्जी हैज टू बी सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड। ओके, अब नेक्स्ट एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर ही बेस्ड हमारे पास नेक्स्ट थ्योरी है, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है इट्स ओके, molecules has to be collide with one another before the reactants get converted into product.
Clear? But after collision, there is not a single step that they are converted into product. There is an intermediate state and that is called transition state. ठीक है, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके हिसाब से क्या है, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगा। होगा क्या, पहले रिएक्टेंट जो है दे विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट स्टेट और इस इंटरमीडिएट स्टेट को बोलते हैं दैट इज ट्रांजिशन स्टेट। और ट्रांजिशन स्टेट में बनता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसको बोल दिया जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। नाउ दिस इज एक्टिवेटेड मीन्स इट इज वेरी वेरी एक्टिव। एक्टिव का मतलब एनर्जेटिक, इसको बहुत ज्यादा एनर्जी है इसके अंदर। इट इज हाईली हाईली रिएक्टिव। और सेटल कब होगा, जब ये उस एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज करेगा और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, और इससे क्या बनेगा, प्रोडक्ट। क्लियर होगी बात। दिस रूट इज नॉट एडमिसिबल, ये रूट फॉलो नहीं होगा। रिएक्टेंट हैज टू गेट कन्वर्टेड इनटू एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और उसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट बोलते हैं, फिर बनता है प्रोडक्ट। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये वो चीज है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट्स। इसकी कॉन्फ़िगरेशन ना तो रिएक्टेंट से मैच करेगी और ना ही प्रोडक्ट के साथ मैच करेगी। इस पर्टिकुलर स्टेट में इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, bonds of reactants are broken and bonds of, मैं लिखती हूं starts breaking, टूटना शुरू हो जाते हैं, and bonds of product starts forming। प्रोडक्ट के बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं, रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटने शुरू हो जाते हैं। दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर स्टेट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईली एनर्जेटिक होता है। इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होती है। ठीक है, अब ये बनता कहां है, ओके, ये समझ आ गया सबको। अब मैं इसको एक डायग्राम से आपको समझाती हूं। मेरे पास बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, H2 प्लस I2 और ये बन जाना चाहिए 2HI, राइट? बट दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। व्हाट विल हैपन, मैं इसको ऐसे लिखने लगी, हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकते हैं प्लस आयोडीन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर रिएक्टेंट। ओके, सेकेंड स्टेप, अब यहां पे आएगी ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में रखने वाली हूं। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है एनर्जेटिक, इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो इस स्टेट में क्या हुआ, ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा आयोडीन आयोडीन। ठीक है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड ये मैं डॉट से बना रही हूं, आयोडीन आयोडीन के बीच के बॉन्ड मैंने डॉट से बना दिए और ये वाले बॉन्ड्स टूट रहे हैं क्योंकि रिएक्टेंट है ना। ये प्रोडक्ट क्या बनना है, HI, मींस इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो ये मैंने स्क्रोलिंग बना दी, इसको भी मैंने ब्रैकेट में ली। दिस इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसकी एनर्जी इससे भी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट से भी। अगले स्टेप में क्या हुआ, ये इसके साथ जुड़ गया, ये इसके साथ जुड़ गया, तो ये बन गया HI प्लस HI। क्लियर, और 2HI। अब ये देखो ब्रेकिंग बॉन्ड्स, ये है जो बॉन्ड्स टूट रहे हैं, एंड दिस इज बॉन्ड फॉर्मेशन। प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो रिएक्टेंट के बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं और प्रोडक्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, मींस बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। क्लियर। अब इस चीज को मैं अगर एनर्जी लेवल डायग्राम में रिप्रेजेंट करूं, ये लीजिए, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, ये रही एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रहा
एनर्जी बैरियर, और वो रही एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, दिस इज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, अब यहां से हमने दिस इज ई थ्रेशोल्ड. ओके, ये रिएक्टेंट यहां पे क्या हो रहा है, इधर हो गया HH प्लस II. क्लियर? इधर बना एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. तो वो बनता है इस पीक के ऊपर. तभी मैंने बोला था ना उसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से हाई होगी. तो यहां क्या हो रहा है, यहां पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है, आयोडीन आयोडीन का बॉन्ड टूट रहा है, लेकिन H और I के बीच का बॉन्ड बन रहा है. दिस इज ट्रांजिशन स्टेट. और यहां पे फिर प्रोडक्ट की बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई एंड एनर्जी इज ऑलवेज रिलीज्ड ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन. और यहां क्या बन गया, HI प्लस HI, या मैं सिंपल कर दूं यहां पे 2HI. ये रहा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और ये रही ट्रांजिशन स्टेट. दिस इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी कि कोलिजन के बाद डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा. इट विल बी हैविंग अ ट्रांजिशन स्टेट, और वो ट्रांजिशन स्टेट जो है इट इज हाईली एनर्जेटिक स्टेट. अब आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ट्रांजिशन स्टेट? इट इज हाईली एनर्जेटिक स्टेट फॉर्म्ड एट द पीक ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम which is having energy higher than reactant as well as product. मैंने जो बोला लिख पाओगे? ओके, थोड़ा सा लिख के बता देती हूं. तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इट इज अ स्पीशीज formed at the peak of energy level diagram, peak of energy level diagram. It is a highly energetic, it is highly energetic species, energetic species formed at the peak of energy level diagram, which is having very high energy, very high energy, greater than reactants as well as प्रोडक्ट. इसकी एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ही ज्यादा होगी. ठीक है. और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये वो स्टेट है वेयर बॉन्ड्स ऑफ reactant are breaking and bonds of product starts forming. इसीलिए वो हाईली एनर्जेटिक स्टेट है कि यहां पे रिएक्टेंट्स के बॉन्ड्स टूटना शुरू हो जाते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड्स जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी. एनर्जी लेवल डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया? ओके, अब देखिए ये क्लियर हो गया सबको. अब रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का क्या कंसेप्ट होता है, लेट अस फाइंड आउट. एक्टिवेशन एनर्जी फॉर reversible reactions, for reversible reactions. Okay. अब जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शंस है, अभी जो मैंने रिएक्शन लिखी थी ना H2 प्लस I2, इट वॉज रिवर्सिबल रिएक्शन. पहले मैंने जानबूझकर डबल हेडेड एरो नहीं लगाया क्योंकि इसका कंसेप्ट जो था वो अलग से है. ओके. अब देखो कोई भी रिएक्शन है, अगर वो आगे जाते हुए एक्सोथर्मिक है तो वापस आते हुए क्या होगी, एंडोथर्मिक. सिर्फ यही रिएक्शन नहीं होती, मेरे पास है नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल.
और ये बन जाता है अमोनिया, और इस रिएक्शन की डेल्टा एच रहती है -92.3 किलो जूल। ठीक है, तो आगे जाते हुए डेल्टा एच नेगेटिव है, मींस ये है एक्सोथर्मिक, और वापस आते हुए ये क्या है, एंडोथर्मिक। बिल्कुल इसका क्या होगा, इनवर्स होगा। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। ओके, अब मेरे पास एक्सो और एंडो दोनों चीजें आएंगी, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक। ओके, अब देखो ये डायग्राम ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और इंपॉर्टेंट भी, राइट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा लेती हूं। एक्सोथर्मिक, अब एक्सोथर्मिक मतलब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा और प्रोडक्ट की एनर्जी कम। डन। ये रही एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रही एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये रही ई थ्रेशोल्ड, एंड दिस एनर्जी इज ई एक्टिवेशन। अभी मैंने सिर्फ एक्सोथर्मिक का डायग्राम बनाया, जो पहले आप देख चुके हैं, बनाए मैंने पहले भी। अब दूसरी साइड, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस बट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर। ठीक है, ये कम है, ये ज्यादा। ये देख लीजिए, यहां से पता चल जाएगा, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, दिस इज ई थ्रेशोल्ड, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल है। ओके, तो ये जो रिएक्शन आगे को जा रही है, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड क्या होगी, एंडो क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। ठीक है, तो मैं इसको लिखूंगी ई एक्टिवेशन फॉरवर्ड। ओके, अब जब रिएक्शन रिवर्स होगी, ये क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट, और ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो यहां देखें, वापिस आने के लिए हमें कितनी एक्टिवेशन देनी पड़ेगी, इतनी। तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। ठीक है, आप इसको एफ और बी से भी डिनोट कर सकते हैं, दिस इज बैकवर्ड। तो मैं यहां लिख लेती हूं, ई एफ मीन्स फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी, एंड ई ए बी, दिस इज बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, अब आप एक चीज देखिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इधर को जाते हुए ये एक्सो है, और जब इधर से वापस आ रही है तो क्या हो जाती है, एंडो। ठीक है, वापस आते हुए एंडो, आगे जाते हुए एक्सो। तो आप देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा लो होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, ठीक है, मैं इसको थोड़ा और क्लियरली लिखती हूं, ये रिएक्शन इधर को जा रही है तो एक्सो है, और जब ये इधर से इधर को आ रही है तो क्या है, एंडो। और एंडोथर्मिक की देखो, बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो साफ दिखाई दे रहा है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, for exothermic reactions एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, मैं पूरा लिख देती हूं, एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब ई ए बी इज ग्रेटर देन ई ए एफ। क्लियर बात। ठीक है, इसका मतलब बैकवर्ड ज्यादा, फॉरवर्ड कम, एंड जो हमारे पास किसी भी रिएक्शन का डेल्टा एच होता है, दैट इज ऑलवेज एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो अब देखो, बैकवर्ड ज्यादा है, फॉरवर्ड कम है, तो डेल्टा एच क्या आ गया, नेगेटिव। क्लियर। दूसरी साइड देखें, कोई एंडोथर्मिक रिएक्शन, आगे को जाते हुए एंडोथर्मिक है, तो वापस आते हुए क्या हो जाएगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि वापस आते हुए ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट।
ठीक है ना। अब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा, रिएक्टेंट की एनर्जी कम, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव। तो डेल्टा एच, जब आप रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हो, यू कैन कैलकुलेट डेल्टा एच डायरेक्टली फ्रॉम EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड, फ्रॉम द वैल्यू ऑफ फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी माइनस बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आगे जाने के लिए, क्योंकि एंडो है तो आपको हीट बहुत ज्यादा सप्लाई करनी पड़ रही है। वापस आते हुए देखो एक्टिवेशन एनर्जी, दिस इज EA बैकवर्ड, दिस इज EA फॉरवर्ड। तो यहां देखिए इस केस में फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस EA फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन EA बैकवर्ड, है ना। और डेल्टा H किसके बराबर होता है, EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। अब फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा है ना, देयरफॉर डेल्टा H इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी हैविंग पॉजिटिव साइन। तो आपको क्लियर हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शंस, इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। और फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस, फॉर एंडोथर्मिक रिवर्सिबल रिएक्शंस, आगे जाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है। ई एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो दोनों से आप उस रिएक्शन की डेल्टा H को कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपके सामने है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या निकला, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए E बैकवर्ड और E फॉरवर्ड में क्या रिलेशनशिप है, पहला क्वेश्चन। तो ये रहा एक्सो के लिए और वो रहा एंडो के लिए। दूसरी बात, हाउ कैन यू कैलकुलेट डेल्टा H फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। किसी न्यूमेरिकल में ऐसा भी हो सकता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए आपको दो एक्टिवेशन एनर्जीज की वैल्यू दी गई हो और पूछा गया हो डेल्टा H निकालो, तो कैसे निकालेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है, लेकिन वैल्यूज उल्टी आएंगी, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी कम और प्रोडक्ट की ज्यादा होती है, और एंडोथर्मिक के अंदर रिएक्टेंट की कम और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है। क्लियर। तो ये था एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्सिबल रिएक्शंस। Now, next, let us see what is the effect of catalyst on rate of reaction. हमने जब शुरू में फैक्टर्स किए थे ना, हमने वहां पे बात की है इसके बारे में, तो वहां हम जनरल बात किए थे कि कैटलिस्ट यूज करके रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, the rate of reaction without getting consumed itself, खुद कंज्यूम नहीं होगा, और without undergoing any permanent change. A catalyst, it is a substance which increases rate of chemical reaction without getting consumed. ये खुद कंज्यूम नहीं होगा, it is only a catalyst. रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। कैटलिस्ट की डेफिनेशन आप बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं दूंगी। ये केमिकल सब्सटेंस है विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब देखिए मेरे पास ये है A प्लस B और ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये था, यहां मैंने कोई कैटलिस्ट यूज नहीं किया। अब मैंने क्या करा, A प्लस B और मैंने कैटलिस्ट C यूज कर लिया। व्हाट इट विल डू, ये पहले इसके साथ कंबाइन करेगा, क्योंकि दोनों को आपको पता है कोलिजन, ओरिएंटेशन, एनर्जी बैरियर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो कैटलिस्ट क्या करता है, पहले दोनों में से किसी एक के साथ कंबाइन करेगा।
ठीक है, और ये एक ट्रांजिशन स्टेट सी बन गई, ठीक है, दिस बिकम्स ट्रांजिशन स्टेट। और नेक्स्ट कॉलम के अंदर अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, प्रोडक्ट बन गया और सी निकल गया, फिर से फ्री हो गया। कैटलिस्ट इज अगेन फ्री, ये रिएक्शन के अंदर कंज्यूम नहीं होता। आप बहुत सारी रिएक्शंस लिखते हो, जैसे ये रही इथीन प्लस हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और निकल और पैलेडियम, ठीक है। अब ये भी गैस, दोनों को आपस में टकराना है और इसके अक्रॉस ऐड होना है, तो ये तो फ्लिप ओवर करते रहेंगे, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं आएगी। फिर हमने एक कैटलिस्ट यूज किया, ये कैटलिस्ट क्या करता है, ये रहा प्लेटिनम, इधर से आई इथीन, ठीक है, और वो इसके ऊपर आके बैठ गई, उधर से आई हाइड्रोजन, वो इसके ऊपर आके बैठ गई, फिर रिएक्शन हुआ, एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई और दूसरी हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गई, और ये बन गया CH3, ऐसे ही बनता है ना। तो जो कैटलिस्ट है, स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स भी होते हैं, कुछ प्योर मेटल्स भी हम यूज करते हैं, दे एक्ट एज अ वर्किंग टेबल। एक कॉमन फैक्टर आ गया जिसने दोनों को कैच कर लिया, गैस मॉलिक्यूल्स तो घूमे जा रहे थे, दोनों को सरफेस के ऊपर बिठा दिया एंड मेड देम टू रिएक्ट, ठीक है। तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये रिएक्शन को फास्ट कर देता है, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये दोनों पता नहीं कब प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ एक दूसरे के सामने आएंगे। तो कैटलिस्ट मीडिएटर का काम करता है, वो दोनों को जानता है, ठीक है, वो दोनों की दोस्ती करा देता है, ये दोनों आपस में बात नहीं कर रहे, ये दोनों की दोस्ती करा देता है एंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी देयर। अब ऐसा क्या होता है, कैटलिस्ट ऐसा कैसे कर लेता है, लेट अस फाइंड फ्रॉम अ एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। अब मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाती हूं, वही एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा जो हम पहले बनाते आ रहे हैं, और सबसे सिंपल जो है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, कोई भी सिस्टम विच इज हैविंग डिक्रीज इन एनर्जी, देखो यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी इतनी और ये रही प्रोडक्ट की एनर्जी इतनी, ठीक है, मतलब इतनी एनर्जी बाहर निकल गई, तो सिस्टम क्या हो गया, स्टेबल। थर्मोडायनामिक्स पढ़ी है आप लोगों ने। अब दिस इज ई थ्रेशोल्ड, और आपको पता है ये क्या है, ई एक्टिवेशन, लेकिन ये ई एक्टिवेशन कौन सी है, विदाउट कैटलिस्ट। दिस एक्टिवेशन एनर्जी इज विदाउट कैटलिस्ट, और ये एनर्जी लेवल डायग्राम, ये जो ई थ्रेशोल्ड है, दिस इज ई थ्रेशोल्ड, कौन सी वाली, विदाउट कैटलिस्ट। इसके साथ अभी मैंने कैटलिस्ट यूज नहीं किया, राइट। नागविंत्रु चले फिर से, है ना, ये है नागविंत्रु, ठीक है, ओके, ये है नागविंत्रु, ये प्रोडक्ट है ना, यहां पे टेम्पल है जहां हमने जाना है, ठीक, ओके। यहां पे टूरिस्ट है रिएक्टेंट, और उसने आके किसी से पूछा कि मुझे उस टेम्पल पे जाना है जिसको नागविंत्रु कहते हैं, क्या आप मुझे बताएंगे वो कहां पे है ना। तो आपकी क्लास का कोई शरारती बच्चा रहा होगा, उसने जस्ट पॉइंट किया कि वो सामने वाले पहाड़ के ऊपर है, ठीक, और वो तो आउटसाइडर है बेचारा, वो सिर्फ उस पीक को देख रहा है, और जो उसको पॉसिबल लगेगा कि मैं इधर से चला जाता हूं, मैं उधर से चला जाता हूं, बेचारा सुबह चलेगा, शाम तक भटकता रहेगा, पूछ पूछ के चलता रहेगा, शाम तक भटकता रहेगा, ओके। लेकिन फिर एक और ट्रुप आया, कुछ और टूरिस्ट आए, उनको एक टूरिस्ट गाइड मिल गया, ठीक है, एक ऐसा लोकल पर्सन उनको मिल गया जिनसे उन्होंने पूछा कि हमें नागविंत्रु जाना है, क्या आप हमें बताएंगे रास्ता कहाँ है। तो उस बंदे ने उनको साथ लेके चलना शुरू कर दिया कि आइए मैं आपके साथ चलता हूं। कैटलिस्ट ये काम करता है, वो रिएक्टेंट का हाथ पकड़कर एनर्जी बैरियर क्रॉस करवाता है। कैसे? थ्रेशोल्ड एनर्जी को लो ले आता है। अब देखना जरा, मैं डॉटेड लाइन बना रही हूं,
आप लोग भी बेशक डॉटेड ही बनाना। नागबिंत्रु के मंदिर की लोकेशन चेंज नहीं होगी, ना ही आपके बस स्टैंड की पोजीशन चेंज होगी, ये दोनों ही स्टेबल हैं। लेकिन आप लोग भी जानते हैं इस मंदिर तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, और वो शॉर्टकट्स किसको पता है? हम लोकल्स को। जो बाहर से आते हैं उनको थोड़ी ना पता होता है कि ऊपर जाने के लिए, मंदिर तक जाने के लिए शॉर्टकट्स कहां कहां से हैं, बहुत से रास्ते जाते हैं। तो अब ये जो पाथ है, ठीक, दिस इज न्यू पाथ, ठीक है। अब देखो यहां पे ये मैं डॉट से बनाती हूं, इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैं डॉट से बनाती हूं, ठीक है। अब ये थी ई थ्रेशोल्ड, ये वाली, ठीक है। अब इसकी ई थ्रेशोल्ड, इसको मैंने डैश ले लिया, ठीक है। तो दिस इज जो मैंने डॉट डॉट करके बनाई है, ई थ्रेशोल्ड विद कैटलिस्ट। इतना ही नहीं, अब ये पीक यहां पहुंच गई, और देखो एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डैश, दिस इज विद कैटलिस्ट। समझ आ रही है सबको? तो यहां पे ई ए, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, and EA dash activation energy with catalyst. Okay. E threshold, this is threshold energy without catalyst, and E threshold dash threshold energy with catalyst. और अब आप देखिए कैटलिस्ट ने क्या किया, एक अलग पाथ दिया। अ कैटलिस्ट प्रोवाइड्स अ डिफरेंट पाथ विद लो थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड लेस एक्टिवेशन एनर्जी। आपका ग्राफ ही बता रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ कैटलिस्ट इज, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स a new path to the reactants which is having low threshold energy and less activation energy, ठीक है। कैटलिस्ट ने एक सेपरेट पाथ दिया, न्यू पाथ दिया, न्यू पाथ विथ कैटलिस्ट। डायग्राम को आप जितना सिंपल बना के लिखेंगे खुद को समझाने के लिए, आप लोग भी डॉटेड लाइन यूज करें या फिर आप अलग अलग कलर यूज कर सकते हो, ठीक है। जब डायग्राम बनाएंगे तो विद कैटलिस्ट कोई और कलर ले लो, विदाउट कैटलिस्ट आप कोई और देख लो। तो देखिए ये पीक ज्यादा है, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां तक, कब? विदाउट कैटलिस्ट। विद कैटलिस्ट ये पीक यहां पहुंच गई, पहले इतनी एनर्जी थी, अब एनर्जी इतनी आ गई, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी डैश, दिस इज ई थ्रेशोल्ड विद कैटलिस्ट, विद कैटलिस्ट। अब देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कम हो गई और एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या हो गई? कम। तो दिस इज द यूज ऑफ कैटलिस्ट, कि हम कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं? बिकॉज कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे? एज इट प्रोवाइड्स अ न्यू पाथ विच इज हैविंग low threshold energy, also less activation energy। और आपको पता है अब EA dash आपने लिखा less activation energy and very very special reactions having low activation energy are fast। ये चीज आप करके आए हो उधर, जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होगी वो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। तो इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी लो है, इसकी ज्यादा है, तो दिस रिएक्शन विल बी फास्ट। कौन सी वाली? जिसमें कैटलिस्ट यूज हुआ है। दिस इज हाउ अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन।
राइट। कैटलिस्ट के उल्टे होते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स, ठीक है। इनहिबिटर्स क्या करते हैं, ये रिएक्टेंट को पॉइजन कर देते हैं, ये रिवर्स में चलते हैं, उससे बिल्कुल उल्टा। इनहिबिट करना मीन्स टू इनहिबिट, टू स्टॉप, उसको रोक देना। तो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं, दोज आर कॉल्ड इनहिबिटर्स। तो it was the last lecture of this chapter and I hope you people enjoyed the whole chapter. It was quite interesting. You learned about speed of reaction, slow, fast, intermediate speed, then instantaneous and average rate of reaction के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद हमने different methods use किए to calculate order of reaction. Either it was graphical method or it was integrated rate law expression. Then we used half-life period and then we also used initial rate method. और बेटा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पेपर में आते हैं, चाहे वो log K2/K1 वाले हों जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने किए, चाहे वो इनिशियल रेट वाले हों, चाहे हाफ लाइफ पीरियड वाले हों, किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स हों। अब आपको लॉग देखना आ गया, एंटी लॉग देखना आ गया, तो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कीजिए। और जब आप न्यूमेरिकल करते हो, न्यूमरल्स को शॉर्ट कर लीजिए, 4 डेसिमल प्लेसेस को 2 डेसिमल प्लेस पे ले आइए। कैलकुलेशन को इजी से इजी बनाकर करें, स्टेप बेशक ज्यादा हो जाएं, शॉर्टकट मत लगाएं, क्योंकि फिर खुद को याद नहीं रहता कि ये मैंने क्यों लिखा था, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजों को साथ में एक एक नंबर के क्वेश्चन की फॉर्म में जरूर नोट करें, चाहे वो किसी साइंटिस्ट का नाम है, डिस्कवरी है या कोई फॉर्मूला है। चैप्टर के एंड में बाय नेम आप फॉर्मूलाज को नोट जरूर कर लें, एज दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, हमने अच्छे से इसको किया, आप लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया, थैंक यू फॉर दैट। और जब तक हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आपके साथ बात करेंगे, आपके सामने आएंगे, तब तक जितने चैप्टर हम कर चुके हैं बेटा उसकी अच्छे से रिवीजन करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर अपनी क्वेरी भेजें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे होम, stay safe and stay happy.